नमस्कार दोस्तों। आज है 11 मई 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा करंट अफेयर्स क्विज में। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन, जो है हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अमेरिका का अमेरिका की विस्टा इक्विटी पार्टनर्स को जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। आपको बताना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है उसने क्या है कि अमेरिका की जो कंपनी है विस्टा इक्विटी पार्टनर्स उसको जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 2.32%, बी है 3.33%, सी है 1.2% और डी है 4.48%। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2.32%। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अमेरिका की विस्टा इक्विटी पार्टनर्स को जियो प्लेटफॉर्म की 2.32% की हिस्सेदारी कितने रुपए में, 11,367 करोड़ रुपए में बेचने की घोषणा की है। और रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म में 2 सप्ताह से भी कम समय में यह ऐसा क्या है, तीसरा बड़ा सौदा है। और इससे पहले क्या किया था रिलायंस समूह की जो डिजिटल इकाई है उसमें इसमें डिजिटल इकाई में फेसबुक की 9.99% और सिल्वर लेक जो है उसको कितना है, 1.15% की हिस्सेदारी क्या है, ये जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो बेच चुकी है या फिर ये कंपनियां जो हैं वो खरीद चुकी हैं। देखिए, फेसबुक, सिल्वर लेक तथा विस्टा इक्विटी पार्टनर्स के साथ हुए शेयर खरीद समझौते में कंपनी अब तक कुल 60,596.37 करोड़ रुपए जुटा चुकी है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी जियो प्लेटफॉर्म एक अगली पीढ़ी की डिजिटल प्रौद्योगिकी कंपनी है। क्या है, जियो प्लेटफॉर्म जो है वो एक अगली पीढ़ी की डिजिटल प्रौद्योगिकी कंपनी है। और इस कंपनी में क्या है, जियो ऐप है, डिजिटल पारिस्थितिकी है और दूरसंचार एवं तेज गति की इंटरनेट सेवा शामिल है। क्या है, तेज गति की इंटरनेट सेवा शामिल है। और यह कंपनी भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी है और देश भर में इसके करीब कितने हैं, 38.8 करोड़ ग्राहक हैं। अब देखिए, फेसबुक जो है उसने कितना लिया है, 9.99% की हिस्सेदारी खरीदी है। और सिल्वर लेक ने 1.15% की। और विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने कितना, 2.32% की। और रिलायंस जियो के पास कितना है, 86.54% है। अब देख लेते हैं। देखिए, फेसबुक का जो है 9.99% कितने में खरीदी थी, 43,574 करोड़ रुपए में। ऐसे ही जो विस्टा इक्विटी पार्टनर्स है उसने 2.32% की हिस्सेदारी कितने में खरीदी है, 11,367 करोड़ रुपए में। और सिल्वर लेक है उनने कितने का लिया था, 1.15%, 5665.75 करोड़ रुपए में। और देखिए, जो विस्टा इक्विटी के जो चेयरमैन और सीईओ हैं वो कौन है, रॉबर्ट स्मिथ। ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि विस्टा इक्विटी के चेयरमैन और सीईओ कौन है, वो है रॉबर्ट स्मिथ। और कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है, 2.32%। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, उससे अगले आगे बढ़ने की से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है कि हर क्वेश्चन को हमारे अच्छे से याद रखना है। और क्योंकि क्या है कि एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको ये करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। और अगर आपने हमारा पहले के जो वीडियोस हैं वो नहीं देखे हैं, तो आप क्या है कि यहाँ पर हमारे चैनल से वो सारे वीडियोस भी देख सकते हैं। क्योंकि जो करंट अफेयर्स होता है वो ऐसा नहीं है कि आपका आज का ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो पिछले मैक्सिमम एग्जाम्स हैं उसमें क्या रहता है कि 6 महीने या फिर 6 से लेकर के 12 महीने तक का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना जरूरी है। कि कम से कम या तो 6 महीने का तो पढ़िए ही पढ़िए और 12 महीने तक पढ़िए, तो और ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कौन से प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश के क्रिकेट के संचालन के लिए तदर्थ समिति बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है बंगाल, बी है दिल्ली, सी है तमिलनाडु और डी है महाराष्ट्र। और दोस्तों उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिल्ली। देखिए, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ डीडीसीए का अध्यक्ष न होने के कारण सचिव के जेल में होने के कारण भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने क्या है कि अब तदर्थ समिति के जरिए कामकाज को संचालित करने की तैयारी की है या फिर कर रहे हैं। ये कौन कर रहे हैं, बीसीसीआई कर रहे हैं। देखिए, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है 9 मई को संपूर्ण विश्व में क्या मनाया गया था, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। और वर्ष 2020 में आपको बताना है कि इसकी थीम क्या थी। और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है उसकी 2020 में क्या थीम रही थी। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है वर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड, ये कनेक्ट होगा, कनेक्ट अवर वर्ल्ड। बी बर्ड्स स्पीसीज, सी
बर्ड्स एंड एनवायरनमेंट और डी है बर्ड्स एंड इकोलॉजी। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने भारत की कौन सी अभिनेत्री, जो कि इस संस्था की भारत में सद्भावना दूत हैं, का कार्यकाल वर्ष 2022 तक बढ़ा दिया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है शिल्पा शेट्टी, बी है प्रियंका चोपड़ा, सी है अनुष्का शर्मा और डी है दिया मिर्जा। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दिया मिर्जा। देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की भारत में सद्भावना दूत बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा का कार्यकाल जो है वो वर्ष कब तक बढ़ा दिया गया, 2022 तक बढ़ा दिया गया है। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, नैरोबी केन्या में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 5 जून 1972 को हुई थी। तो ये वाले जो है ये आपके एक स्टैटिक क्वेश्चन बन गया कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, नैरोबी केन्या में, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 5 जून 5 जून 1972 को हुई थी। तो आपको याद रखना है ये। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है 8 मई को संपूर्ण विश्व में विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया, और यह किस प्रकार का रोग है। आपको बताना है कि थैलेसीमिया जो है किस प्रकार का रोग है या किससे जनित है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है जीवाणु जनित रोग है, बी है विषाणु जनित रोग है, या सी अनुवंशिक रोग है, या फिर डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुवंशिक रोग है। थैलेसीमिया क्या है, एक अनुवंशिक रोग है। देखिए, प्रत्येक वर्ष क्या है 8 मई को कब मनाया जाता है, 8 मई को मनाया जाता है। दुनिया भर में विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को थैलेसीमिया बीमारी के प्रति जागरूक करना है। क्या उद्देश्य है इसका, थैलेसीमिया जो बीमारी है उसके प्रति जागरूक करना है। और वर्ष 2020 की थीम क्या थी, थैलेसीमिया के लिए एक नए युग की शुरुआत। क्या है, थैलेसीमिया के लिए एक नए युग की शुरुआत। और इस बीमारी के जो है सबसे ज़्यादा क्या होता है, बच्चे संक्रमित होते हैं। अब देख लेते हैं कि थैलेसीमिया होता क्या है। देखिए, यह क्या है, एक अनुवंशिक रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। और इस रोग में क्या है कि आरबीसी जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो क्या है कि बहुत तेजी से गिरने लगती हैं, मतलब क्या है कि कम होने लगती हैं। और साथ ही साथ क्या होता है कि आरबीसी की जो नई कोशिकाएं हैं वो भी क्या है, नहीं बनती हैं। मतलब जो आपके शरीर में हैं वो पहले से मतलब बहुत तेजी से गिरने लगती हैं, और जो नई कोशिकाएं हैं वो बनती भी नहीं है। और जिससे क्या होता है कि शरीर में क्या है, खून की कमी हो जाती है। और कमी होने के बाद क्या है, जो व्यक्ति है वो कई अन्य बीमारियों की चपेट में आने लगता है। तो आपको पता लग गया कि थैलेसीमिया जो है वो क्या होता है, और उसकी कमी से उस रोग के लगने से क्या क्या इसके लक्षण हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कोविड-19 के कारण स्कूलों में छुट्टी होने की वजह से भारत का कौन सा पहला राज्य है जो कि मिड डे मील के राशन का वितरण छात्रों को उनके घर पर कर रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है पश्चिम बंगाल और डी है बिहार। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अपने सातवें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा को रियाल से बदलकर, किससे, रियाल से बदलकर तोमान करने का फैसला किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है सऊदी अरब, बी है ईरान, सी है कुवैत और डी है इराक। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ईरान। देखिए, ईरान ने क्या किया है, हाँ, ईरान की सरकार ने क्या किया है कि बड़ा फैसला लेते हुए अपनी मुद्रा ही बदलने का फैसला किया है। और क्या है कि अब तक जो है ईरान की मुद्रा क्या थी, रियाल थी। अब जिसे बदलकर क्या कर दिया जाएगा, तोमान कर दिया जाएगा। देखिए, यह क्या है कि 10,000 रियाल के बराबर एक तोमान होगा। और अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते मुद्रा में बड़ी गिरावट को रोकने के लिए ईरान ने क्या है कि यह फैसला लिया है। और ईरानी न्यूज एजेंसी जो है ISNA की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय करेंसी से क्या है 4 शून्य हटाने के प्रस्ताव और संसद की ओर से मंजूरी दे दी गई है। क्या है कि 4 शून्य अगर जो है वो हटाने का प्रस्ताव जो है, मतलब क्या 10,000 को अब क्या है एक तोमान में बदल दिया जाएगा। ऐसे क्या है, इस प्रस्ताव को अब ईरान के जो है शीर्ष आध्यात्मिक नेता जो हैं, कौन है, अयातुल्लाह खामेनेई की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रवासी राहत मित्र ऐप, कौन सी, प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है पश्चिम बंगाल और डी है झारखंड। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, इन्होंने मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ ने, उन्होंने क्या है प्रवासी राहत मित्र ऐप को क्या है लॉन्च किया है।
और इसका उद्देश्य क्या? अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश में आने वाले, क्या है, अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश में आने वाले प्रवासी कामगारों को सरकारी योजनाओं का लाभ, स्वास्थ्य की निगरानी और उनके कौशल के अनुरूप आजीविका उपलब्ध कराने के लिए डेटा एकत्रित करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा का अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के प्रमुख के रूप में कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए मई 2021, बी मई 2022, सी मई 2023 और डी मई 2024। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मई 2021। देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा का अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के प्रमुख के रूप में कार्यकाल मई 2021 तक क्या है बढ़ा दिया गया है। और नरेंद्र बत्रा जो है वो नवंबर 2016 में कब बने थे? नवंबर 2016 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने थे। देखिए, नरेंद्र बत्रा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के भी सदस्य हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है सिंधु नदी जल समझौते के तहत निम्नलिखित में से कौन सी नदी या फिर नदियां पूर्वतः भारत को आवंटित की गई हैं? ऑप्शन देख लेते, ये नदियां देख लेते हैं। एक है चेनाब, दूसरी है रावी, तीन है ब्यास और चौथी है सतलज। आपको ऑप्शन देख लेते हैं अब। ए है केवल 1 3, बी है केवल 1 3 4, सी है केवल 2 3 4 और डी है केवल 3 4। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी केवल 2 3 4। केवल 2 3 और 4 कौन कौन सी? रावी, ब्यास और सतलज। देखिए, हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद बनी चेनाब नदी सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान को आवंटित की गई थी। क्या है? पाकिस्तान को आवंटित की गई है। और इसके अलावा सिंधु तथा झेलम नदी भी पाकिस्तान को ही आवंटित की गई हैं, जबकि रावी, ब्यास और सतलज नदियां पूर्णतः भारत को आवंटित की गई थी। कौन कौन सी? रावी, ब्यास और सतलज नदियां किसे की गई थी? भारत को। और सिंधु तथा झेलम और चेनाब नदी किसके लिए की गई थी? पाकिस्तान को आवंटित की गई थी। सिंधु जल संधि के तहत स्थायी सिंधु आयोग का गठन किया गया है। दोनों देशों के सिंधु आयुक्त संधि के मामलों में अपनी सरकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस संधि के तहत हर साल कम से कम एक बार दोनों आयुक्तों की बैठक होती है, जो कि एक बार पाकिस्तान में तो एक बार कहाँ होती है? भारत में होती है, मतलब अल्टरनेट होती है। देखिए, सिंधु नदी के संधि आयोग के भारतीय आयुक्त कौन है? प्रदीप कुमार सक्सेना है। ये आपको याद रखना है कि सिंधु नदी संधि जो है उसके आयोग के भारतीय आयुक्त कौन है? प्रदीप कुमार सक्सेना है। चलिए बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कौन से राज्य की सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न राजकोषीय चुनौतियों की समीक्षा करने के लिए तथा इस मोर्चे पर आने वाले समय में स्थिति बेहतर बनाने के सुझाव देने के लिए रिजर्व बैंक, कौन सा बैंक? रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है तमिलनाडु, बी है महाराष्ट्र, सी है गुजरात और डी है मध्य प्रदेश। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है तमिलनाडु। देखिए, हाल ही में तमिलनाडु की सरकार ने कोरोना विषाणु महामारी के कारण उत्पन्न राजकोषीय चुनौतियों की समीक्षा करने के लिए तथा इस मोर्चे पर आने वाले समय में स्थिति बेहतर बनाने के सुझाव देने के लिए रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति में वित्त सचिव कौन है? एस कृष्णन भी शामिल होंगे। और यह समिति क्या है? 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। और इस समिति में कुल जो है 21 सदस्य हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में किस राज्य में जहरीले मशरूम अमानिता फ्लोइड्स, कौन सा है? अमानिता फ्लोइड्स के सेवन से कई लोगों की मृत्यु हो गई है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है मेघालय, बी है केरल, सी है मणिपुर और डी है कर्नाटक। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेघालय। देखिए, मेघालय के पश्चिमी जयंतिया हिल्स, कहाँ पर? पश्चिमी जयंतिया हिल्स जिले के एक गांव में कुछ लोगों की मौत किससे हो गई थी? जहरीले मशरूम के सेवन से हो गई थी। और इस मशरूम की जो पहचान है वो किससे है? अमानिता फ्लोइड्स के तौर पर की गई है। और इस मशरूम को क्या है? डेथ कैप भी कहा जाता है, डेथ कैप मशरूम भी कहा जाता है। और यह यह मशरूम जो है वो मनुष्यों के क्या है कि यकृत को नुकसान पहुंचाता है। किसको? यकृत को नुकसान पहुंचाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में भारत और नेपाल के बीच उत्तराखंड राज्य के किस क्षेत्र को लेकर सीमा विवाद उठा है? किसका? भारत और नेपाल के बीच में उत्तराखंड के
उत्तराखंड जो है राज्य है उसके किस क्षेत्र को लेकर? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है गर्मियांग, बी है पिथौरागढ़, सी है बद्रीनाथ और डी है काठगोदाम। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पिथौरागढ़। देखिए, हाल ही में भारत ने नेपाल की आपत्ति को क्या है खारिज करते हुए कहा कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में धारचूला को लिपुलेख दर्रे से जोड़ते हुए जो नई सड़क बनाई गई है वह पूरी तरह से क्या है भारत में ही स्थित है। और यह सड़क वो है कौन सी, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थ यात्रियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला वर्तमान मार्ग है, उस पर ही है। तो बढ़िए, चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, जो है ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। और आपको क्या करना है कि इस प्रश्न का उत्तर हमें देना है कमेंट के माध्यम से। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है वियना, बी है न्यूयॉर्क, सी है रियाद और डी है जेनेवा। और दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर देना आपको हमें कमेंट के माध्यम से। तो चलिए आज के अंक में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, पसंद नहीं आया तो इसे डिसलाइक कीजिए। और कमेंट करके आप अपने सुझाव दे सकते हैं और इस प्रश्न का उत्तर भी दे सकते हैं जो हमने अंत में आपसे पूछा है। तो बाकी आपको इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं कल के अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।